इर्मा ग्रेस को जब युद्ध अपराधों के लिए फांसी दी गई तब उनकी उम्र 22 वर्ष थी। उन्होंने महिलाओं को गैस चैम्बर में भेजा, कैदियों को कोढ़ों, अपमान और कुत्तों के हमलों से प्रताड़ित किया तथा भय और हिंसा के माध्यम से तीसरे रेह के शिविरों में व्यवस्था बनाए रखी। वह रेवेंसब्रुक, ऑन्शविट्स और बर्गन बेल्सन में गार्ड थीं। उन्होंने जोसेफ मेंजेले के साथ चयन में भाग लिया, 30,000 महिला कैदियों की देखरेख की तथा बची हुई गरिमा को नष्ट करने के लिए दंड लागू किया। वह कोई अकेली मनोरोगी नहीं थी, वह एक साधारण युवती थी जिसे किशोरावस्था से ही नाजी विचारधारा का प्रशिक्षण दिया गया था, जो संस्थागत प्रपीड़न का प्रतीक बन गई। उसकी सुंदरता विस्मयकारी थी, उसकी क्रूरता भयावह थी तथा उसकी शक्ति अंत तक असीम थी। एक शर्मीला किशोर अंततः तीसरे रेह के सबसे खूंखार जल्लादों में से एक कैसे बन गया? रीच की बेटी, एक राक्षस का जन्म। इर्मा इडा इल्से ग्रेस का जन्म 7 अक्टूबर 1923 को जर्मनी के छोटे से शहर व्रेचेन में 5 बच्चों वाले एक मजदूर वर्ग के परिवार में हुआ था। उनके पिता अल्फ्रेड एक रूढ़िवादी डेयरी व्यवसायी थे, जबकि उनकी मां बर्टा एक घरेलू कामगार थीं। उनका बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता, बड़े जर्मन शहरों में मची राजनीतिक उथल-पुथल से दूर। उनकी बहन हेलेन ने उनका वर्णन एक शांत और असामान्य रूप से एकाकी बच्ची के रूप में किया था, जो संघर्ष की स्थिति में टकराव के बजाय भागना पसंद करती थी। उसके जीवन में पहला महत्वपूर्ण मोड़ 1936 में आया। मात्र 13 वर्ष की आयु में इर्मा को एक ऐसे आघात का सामना करना पड़ा जिसने उसके विकास को चिह्नित किया। उसकी मां ने स्थानीय शराबखाने के मालिक की बेटी के साथ अपने पति की बेवफाई का पता चलने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड पीकर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक संरचना उसी समय ध्वस्त हो गई जब जर्मनी पहले ही राष्ट्रीय समाजवाद के पूर्ण शासन के अधीन आ चुका था। स्कूल नाजी विचारधारा को स्थापित करने के केंद्र बन गए थे, जहां हर विषय नाजी विचारधारा को स्थापित करने का काम करता था। हिटलर का चित्र हर कक्षा में छाया हुआ था और युवा लोग प्रतिदिन आर्यन श्रेष्ठता और समाज के निम्न तत्वों की अस्वीकृति का संदेश ग्रहण कर रहे थे। 14 वर्ष की उम्र में खराब शैक्षणिक प्रदर्शन और पारिवारिक वित्तीय आवश्यकताओं के दबाव के कारण इर्मा ने स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने कुछ समय तक एक स्थानीय खेत में सहायक के रूप में काम किया और फिर लुबथीन की एक दुकान में दुकान सहायक के रूप में काम किया। हालांकि उसे एक ऐसा स्थान मिल गया था जहां उसे मूल्यवान महसूस होता था। लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स बुंड डॉयचर मेडेल, अपने पिता जो नाजी शासन को अस्वीकार करते थे के स्पष्ट विरोध के बावजूद इर्मा गुप्त रूप से बीडीएम बैठकों में भाग लेने लगी। इस संगठन में युवा अनाथ को संरचना, उद्देश्य और अपनेपन की भावना मिली। उनकी शारीरिक विशेषताएं सुनहरे बाल, नीली आंखें, गोरा रंग आर्य सौंदर्य के आदर्श के रूप में मनाई गईं और उनके जीवन में पहली बार उन्हें प्रशंसा और ध्यान मिला। जर्मन गर्ल्स लीग हिटलर यूथ के महिला समकक्ष के रूप में कार्य करती थी तथा 10 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों और किशोरियों का स्वागत करती थी। एक पारंपरिक युवा समूह की आड़ में इसने नाजी सिद्धांतों के अनुसार रीच की भावी माताओं को ढाला। गतिविधियों में खेल कूद और कैंपिंग शामिल थे, लेकिन साथ ही गहन प्रशिक्षण भी शामिल था। नस्लीय स्वच्छता, राष्ट्रीय समाजवादी जीव विज्ञान और फ्यूहरर के प्रति बिना शर्त वफादारी पर पाठ। इर्मा के लिए, जिसका व्यक्तित्व ऐसे वातावरण में निर्मित हुआ था जहां भावनात्मक शून्यता सर्वव्यापी दुष्प्रचार के साथ घुलमिल गई थी, बीडीएम ने उसके सभी अस्तित्वगत संदेहों के उत्तर प्रदान किए। किशोरावस्था की असुरक्षा को नाजीवाद की पूर्ण निश्चितताओं में राहत मिली। उनका शर्मीलापन जातीय गर्व में बदल गया। लोगों के समुदाय वोल्क्सगेमाइनशाफ्ट से संबंधित होने के कारण उनकी परित्याग की भावना कम हो गई। अपने पिता की आज्ञा का पालन न करते हुए बैठकों में भाग लेना उनके कट्टरपंथीकरण का पहला कदम था। इर्मा ने धीरे धीरे अपने घर के पारंपरिक मूल्यों को तोड़ दिया और नई राष्ट्रीय समाजवादी नैतिकता को अपनाया, जहां राज्य के प्रति वफादारी पारिवारिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण थी। 1939 में 16 वर्ष की आयु में उन्होंने होहेनलीचेन सैनिटोरियम में नर्सिंग प्रशिक्षु बनने के लिए आवेदन किया, जहां घायल एसएस अधिकारियों और सैनिकों की देखभाल की जाती थी। वहां उनकी मुलाकात डॉ. कार्ल गेबर्ट से हुई, जो हेनरिक हिमलर के निजी चिकित्सक और भावी युद्ध अपराधी थे। यद्यपि अपर्याप्त शैक्षणिक तैयारी के कारण उन्हें पेशेवर नर्स के रूप में स्वीकार नहीं किया गया,
लेकिन एसएस की दुनिया के साथ इस प्रारंभिक संपर्क ने उनके लिए नए दृष्टिकोण खोले। इस असफल प्रयास के बाद इरमा ने कुछ समय के लिए फॉरेस्टनबर्ग में एक डेयरी फार्म पर काम किया। होहेनलीचेन में स्थापित संपर्कों के माध्यम से उन्हें यातना शिविर प्रणाली में गार्ड के रूप में प्रशिक्षण की संभावना के बारे में पता चला। यह एक ऐसी नौकरी थी जिसमें वर्दी, अधिकार, आवास और जर्मनी के नस्लीय सफाई में प्रत्यक्ष रूप से योगदान करने का अवसर देने का वादा किया गया था। जुलाई 1942 में मात्र 18 वर्ष की आयु में इरमा ग्रेस ने एक महत्वाकांक्षी ऑफसेहरिन पर्यवेक्षक के रूप में रेवेंसब्रुक महिला यातना शिविर में प्रवेश किया। शर्मीली लड़की से तीसरे रेह की भक्त तक की यात्रा पूरी हो गई थी। बुराई का बीज उपजाऊ जमीन में बोया गया था। एक भावनात्मक रूप से कमजोर किशोरी जो नाजी स्कूलों में शिक्षित थी, अपने परिवार के संयमित प्रभाव से दूर थी और शुद्धिकरण की विधि के रूप में हिंसा के महिमा मंडन के संपर्क में थी। रेवेंसब्रुक रक्त अनुष्ठान जो जल्लादों को तैयार करता है। बर्लिन से लगभग 90 किलोमीटर उत्तर में मैक्लेनबर्ग के हरे भरे जंगलों के बीच रेवेंसब्रुक स्थित था, जो नाजी व्यवस्था में महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाया गया एकमात्र यातना शिविर था। मई 1939 में खोला गया यह जेल महिला राजनीतिक विरोधियों को रखने के लिए एक सुविधा के रूप में शुरू हुआ। जल्द ही आतंक के केंद्र में बदल गया, जहां पूरे यूरोप से 1,30,000 से अधिक महिलाओं को रखा गया। जुलाई 1942 में आगमन पर ग्रीस को ऑफसेहरिन संरक्षक के प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियुक्त किया गया। अभ्यर्थी शिविर के बाकी लोगों से अलग बैरकों में रहते थे और एक गहन कार्यक्रम का पालन करते थे, जो न केवल उन्हें कार्य प्रणाली सिखाने के लिए बल्कि उनकी मानसिकता को बदलने के लिए भी तैयार किया गया था। प्रशिक्षण की शुरुआत विवैयक्तिकीकरण की प्रक्रिया से हुई। उम्मीदवारों को नंबर दिए गए, उन्हें सख्त सैन्य अनुशासन के अधीन रखा गया और उनमें एकाग्रता शिविर प्रणाली का मूल विचार डाला गया। कैदी मनुष्य नहीं थे, बल्कि रीछ के दुश्मन थे। यह व्यवस्थित अमानवीयकरण युवा जर्मन महिलाओं को राज्य आतंक के उपकरण में बदलने की दिशा में पहला कदम था। प्रशिक्षण का नेतृत्व डोरोथिया बिंज कर रही थीं, जो रेवेंसब्रुक की मुख्य पर्यवेक्षक और शिविर की सबसे अधिक भयभीत करने वाली शख्सियतों में से एक थीं। बिंज ने क्रूरता के व्यावहारिक पाठ पढ़ाए, नए रंगरूटों को सिखाया कि दंड कैसे दिया जाए, कैदियों से भावनात्मक दूरी कैसे बनाए रखी जाए तथा हिंसा के माध्यम से अधिकार कैसे स्थापित किया जाए। उनकी शिक्षण पद्धति सरल थी। वे क्रूरता को पुरस्कृत करते थे और सहानुभूति के प्रदर्शन को दंडित करते थे। अपने पहले दिनों में ग्रीस ने सुविधा के मानकों के अनुसार एक अक्षम्य गलती की। प्रशिक्षण क्षेत्र में गलती से एक कैदी से टकरा जाने के बाद उसने उससे माफी मांगी। बिंज की प्रतिक्रिया तत्काल और गंभीर थी। अपने सहपाठियों के सामने इरमा को कड़ी फटकार लगाई गई और घंटों बारिश में खड़े रहने के लिए मजबूर किया गया। संदेश उत्कीर्ण था। रेवेंसब्रुक में करुणा कमजोरी थी। यह सबक गहराई से समझ में आ गया। उस क्षण से ग्रीस ने अपनी कठोरता का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। उन्होंने बिंज को ध्यानपूर्वक देखा, उसके हाव भाव, कैदियों के बीच चलने के उसके तरीके, उसकी ठंडी निगाहों का अध्ययन किया। वह उसके व्यवहार की नकल करने लगा। इस क्रूर गुरु के प्रति उसके मन में जो आदर भाव विकसित हुआ, वह उन लोगों के लिए स्पष्ट था जिन्होंने उन्हें एक साथ देखा था। दोनों के बीच एक सीखने की गतिशीलता स्थापित हुई, जहां बिंज ने आदर्श छात्र का प्रतिनिधित्व किया और ग्रीस ने उत्कृष्ट छात्र का। औपचारिक प्रशिक्षण केवल कुछ सप्ताह तक चला, लेकिन वास्तविक प्रशिक्षण दैनिक अभ्यास में हुआ। प्रशिक्षण प्राप्त महिला गार्ड दिग्गजों के साथ गश्त पर जाती थीं और देखती थीं कि वे विभिन्न परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं। उन्होंने कैदियों के बीच एकजुटता के किसी भी कार्य को दबाना सीख लिया। इसका उद्देश्य जेल में बंद कैदियों को स्थायी रूप से भय और असहायता की स्थिति में रखना था। प्रारंभिक अवधि पूरी करने के बाद इरमा को शक्ति का पहला साधन प्राप्त हुआ, एक छोटा लटदार चमड़े का कोड़ा। यह उपकरण व्यावहारिक से अधिक प्रतीकात्मक था तथा दंड देने के उसके अधिकार का प्रतिनिधित्व करता था। पहले तो उन्होंने कुछ झिझक के साथ इसका प्रयोग किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी स्वयं की एक शैली विकसित कर ली। वह कैदियों को छोटी छोटी गलतियों के लिए पीटता था। लगातार घूरना, लाइन से बाहर कदम रखना, अनाधिकृत रूप से आराम करना। प्रत्येक प्रहार ने उसकी पदानुक्रमिक स्थिति को मजबूत किया तथा बची हुई नैतिक अंतरात्मा को खामोश कर दिया। ग्रामीण परिवेश ने इस परिवर्तन में उत्प्रेरक का काम किया।
रेवेंसब्रुक में एक सुनियोजित आतंक का शासन था, जहां भूख, ठंड, बीमारी और भीषण श्रम ने कैदियों को कमजोर कर दिया था। पहरेदारों को प्रतिदिन कष्ट, अपमान और मृत्यु का सामना करना पड़ता था। दूसरों के दर्द के प्रति लगातार संपर्क से संवेदनाहारी प्रभाव उत्पन्न हुआ। विचलन को सामान्य बना दिया गया। आधिकारिक कर्तव्यों से परे रेवेंसब्रुक ने एक संस्थागत संस्कृति को बढ़ावा दिया, जहां वार्डन दक्षता और दृढ़ता का प्रदर्शन करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। सामूहिक दंड की व्यवस्था की गई, जिसमें सभी को भाग लेना अनिवार्य था। बारिश में लंबे समय तक खड़े रहने से लेकर उदाहरण के रूप में नामित कैदियों की व्यवस्थित पिटाई तक, भाग लेने से इनकार करने को वैचारिक प्रतिबद्धता की कमी के रूप में समझा जा सकता है। अवकाश के समय में भी यह प्रशिक्षण जारी रहा। गार्ड वैचारिक सम्मेलनों, प्रचार, फिल्म स्क्रीनिंग और पार्टी समारोहों में भाग लेते थे। उन्हें एसएएस अधिकारियों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे व्यक्तिगत निष्ठाओं का एक नेटवर्क तैयार हुआ, जिसने व्यवस्था के प्रति उनकी निष्ठा को मजबूत किया। रेवेंसब्रुक में उनके कर्तव्यों में कार्यदलों की देखरेख करना भी शामिल था, जो कैदियों के समूह थे जिन्हें शिविर के अंदर और बाहर विशिष्ट कार्य सौंपे गए थे। ग्रीस ने जर्मन सेना के लिए वर्दी बनाने वाली कपड़ा कार्यशालाओं में काम करने वाली महिलाओं पर नजर रखी। स्थितियां अमानवीय थीं। 12 घंटे काम, कोई अवकाश नहीं तथा असंभव उत्पादन कोटा। उनकी भूमिका निरंतर धमकी के माध्यम से काम की गति बनाए रखना थी। उन्होंने गार्ड कुत्तों को संभालना भी सीखा, जो जर्मन शेफर्ड कुत्ते थे और भागने की कोशिश करने वाले कैदियों पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित थे। अभ्यास में जानवरों को निर्दिष्ट लक्ष्यों पर छोड़ना शामिल था। आमतौर पर महिला कैदियों को छोटे अपराधों के लिए दंडित किया जाता था। इस कौशल ने, जिसे उन्होंने बाद में ऑश्विट्ज में निपुणता प्राप्त की, एक भयभीत व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। रेवेंसब्रुक में उनके प्रशिक्षण का मुख्य आकर्षण तब आया जब उन्हें शिविर की दीवार पर एक फांसी की सजा देखने का काम सौंपा गया। 2 पोलिश कैदियों ने भागने का प्रयास किया और उन्हें पुनः पकड़ लिया गया। अपने उन्नत प्रशिक्षण के भाग के रूप में ग्रीस को संपूर्ण प्रक्रिया का निरीक्षण करना आवश्यक था। जब गोलियां चलीं तो उसने अपनी नजरें नहीं हटाईं। उन्होंने गिरे हुए शवों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उन्होंने बस अपनी रिपोर्ट के लिए नोट्स लिए। वह भावनात्मक शून्यता पहले और बाद दोनों को चिह्नित करती है। 1942 के अंत तक, अपने आगमन के मात्र 6 महीने बाद, इरमा ने अपना बुनियादी परिवर्तन पूरा कर लिया था। उनकी कार्यकुशलता, शांत चित्तता और किसी भी आदेश का पालन करने की तत्परता उन्हें उनके सहकर्मियों के बीच विशिष्ट बनाती थी। जब एसएएस अधिकारियों ने ऑश्विट्ज बिर्केनौ परिसर में कर्मचारियों की सहायता के लिए अनुभवी महिला गार्डों की मांग की, तो उनका नाम अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची में शामिल था। पोलैंड रवाना होने से पहले ग्रीस ने अपने परिवार के घर का अंतिम दौरा किया। वह काली वर्दी पहनकर आई थीं। उनके कॉलर पर एसएस का प्रतीक चिन्ह था, जो उनकी नई पहचान की मूक घोषणा थी। उसके पिता ने जब देखा कि वह उस शासन का प्रतिनिधि बन गई है जिससे वह घृणा करते थे, तो उन्होंने उसे थप्पड़ मारा और आदेश दिया कि वह कभी वापस न आए। यह उनकी पिछली जिंदगी से एक निर्णायक विच्छेद था। मार्च 1943 में 19 वर्ष की आयु में इरमा ग्रेस को यहूदी नरसंहार के केंद्र ऑश्विट्ज बिर्केनौ में स्थानांतरित कर दिया गया। रेवेंसब्रुक ने अपना कार्य पूरा कर लिया था। उसे एक नागरिक से एक पीड़ित में परिवर्तित कर दिया था। नरक की रानी ऑश्विट्ज उसके चाबुक के अधीन। मार्च 1943 में कब्जे वाले पोलैंड में शीशे के आसमान के नीचे इरमा ग्रेस ऑश्विट्ज स्टेशन पर ट्रेन से उतरी। 19 वर्ष की उम्र में यह युवती अब तक बने सबसे बड़े पशु उन्मूलन केंद्र पर पहुंची। ऑश्विट्ज बिर्केनौ परिसर, जिसमें बिजली की बाड़ें, निगरानी टावर और दिन रात धुआं उगलती चिमनियां थीं, नरसंहार के आदर्श औद्योगिकीकरण का प्रतिनिधित्व करती थीं। उसके देवदूत जैसे दिखने और इस भयावह माहौल में उसके द्वारा प्रदर्शित क्रूरता के बीच के अंतर के कारण उसे ऐसे उपनाम मिले जो कब्र तक उसका पीछा करते रहे। सुंदर जानवर, मृत्यु का गोरा दूत, ऑश्विट्ज का लकड़बग्घा। नाजी यातना शिविर प्रणाली का कोई अन्य गार्ड इतनी कुख्याति प्राप्त नहीं कर सकता था या जीवित बचे लोगों की यादों पर इतनी गहरी छाप नहीं छोड़ सकता था। आगमन पर उन्हें शुरू में बिर्केनौ महिला शिविर ऑश्विट्ज II में नियुक्त किया गया, जो एक ऐसा क्षेत्र था जो पूरे यूरोप से यहूदियों के बड़े पैमाने पर निर्वासन के कारण लगातार विस्तार कर रहा था। उनके शुरुआती कार्य अपेक्षाकृत छोटे थे।
कार्य टीमों की देखरेख, पत्राचार को नियंत्रित करना और भोजन वितरण की निगरानी करना। हालांकि उनकी लगन और पूर्व तैयारी ने शीघ्र ही उनके वरिष्ठों का ध्यान आकर्षित कर लिया। मई 1944 में हंगरी के यहूदियों के सामूहिक निर्वासन की शुरुआत के साथ ही इरमा को ओबेरॉफ-सेहरिन वरिष्ठ पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। अपनी युवावस्था के बावजूद वह बिरकेनौ सी महिला शिविर की जिम्मेदारी संभालती रहीं, अन्य गार्डों की देखरेख करती रहीं और लगभग 30,000 कैदियों पर सीधा नियंत्रण रखती रहीं। इस नियुक्ति से उन्हें जो शक्ति प्राप्त हुई वह व्यावहारिक रूप से निरपेक्ष थी। जीवन और मृत्यु उनके निर्णयों, उनके हाव भाव, उनकी सनक पर निर्भर थी। विनाश प्रक्रिया में उनकी भागीदारी कई रूपों में हुई। सबसे प्रत्यक्ष बात थी चयन में उनकी उपस्थिति। जब निर्वासितों से भरी रेलगाड़ियां बिरकेनौ रैंप पर पहुंचीं, तो ग्रीस स्वागत समिति का हिस्सा थीं। कुख्यात डॉ जोसेफ मेंजेले और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने यह निर्धारित किया कि किसे सीधे गैस चैम्बर में भेजा जाएगा और किसे दास श्रम के रूप में शिविर में प्रवेश कराया जाएगा। उसके कोड़े का एक हल्का सा इशारा भाग्य का फैसला कर देता था। बाईं ओर तत्काल मृत्यु, दाईं ओर एक लंबी पीड़ा। ऑशविट्ज से बची हंगरी की यहूदी डॉक्टर ओल्गा लेंजेल की गवाही बताती है कि ग्रीस ने किस तरह विशेष रूप से युवा, आकर्षक महिलाओं को चुना जो कि रोगात्मक ईर्ष्या से प्रेरित थी। लेंगेल ने अपने संस्मरणों में लिखा है, किसी कैदी के लिए सुंदर चेहरा या सुडौल शरीर होना ही काफी था ताकि इरमा उसे गैस चैम्बर में भेज सके। प्रपीड़न और ईर्ष्या का यह संयोजन उस जटिल मनोविज्ञान को दर्शाता है जो नाजी अमानवीय व्यवस्था के तहत संचालित होता था। शिविर के दैनिक जीवन में ग्रेस ने निरंतर आतंक का शासन स्थापित कर रखा था। उनके पर्यवेक्षण के अंतर्गत आने वाली अपेल संरचनाएं विशेष रूप से भयभीत करने वाली थीं। उन्होंने बीमार और कमजोर महिलाओं को चिलचिलाती धूप या बर्फ के नीचे घंटों तक बिना हिले खड़े रहने के लिए मजबूर किया। जो भी बेहोश हुआ उसे पीटा गया। जो कोई भी अपने गिरे हुए साथी की मदद करने की कोशिश करता था उसे समान या उससे भी अधिक कठोर सजा दी जाती थी। उद्देश्य स्पष्ट था, कैदियों के बीच एकजुटता के किसी भी निशान को नष्ट करना। उनकी यातना विधियों के बारे में साक्ष्य उनकी विकृत रचनात्मकता को डराने वाले हैं। उनकी पसंदीदा तकनीकों में से एक थी कैदियों को घंटों तक भारी पत्थरों को हाथ की दूरी पर पकड़े रखने का आदेश देना। जब अंततः उनकी भुजाएं थककर जवाब दे जातीं, तो ग्रीस उन्हें अवज्ञा के लिए पीटता। एक अन्य आम प्रथा थी महिलाओं को नाजी नारे लगाते हुए नुकीली बजरी पर घुटने टेकने के लिए मजबूर करना। उसके नियंत्रण में आने वाले कुत्ते उसकी क्रूरता का विस्तार बन गए। कैदियों को बाहर कार्यस्थल तक ले जाने के दौरान ग्रीसे ने काफिले के साथ साथ साइकिल चलाई तथा उसके साथ साथ उसके जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी दौड़ रहे थे। जब एक महिला थकान के कारण पीछे रह गई तो उसने जानवरों को हमला करने का आदेश दिया। गवाहों ने बताया कि कैसे उसने इन हमलों को स्पष्ट उत्तेजना के साथ देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उन्होंने बाद में अदालत में गवाही दी। ऑशविट्ज में उनके व्यवहार का एक और परेशान करने वाला पहलू चिकित्सा प्रयोगों के प्रति उनका आकर्षण था। उन्होंने जोसेफ मेंजेले के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे, जिनके साथ वे अक्सर चिकित्सा ब्लॉक के दौरे पर जाते थे। जेल में बंद चिकित्सा कर्मियों की गवाही के अनुसार ग्रीस ने बिना एनेस्थीसिया के की जाने वाली शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं को देखा था तथा स्त्री रोग संबंधी प्रयोगों में विशेष रुचि दिखाई थी, जिनमें पीड़ितों को बांझ या गंभीर रूप से विकृत कर दिया जाता था। मेंजेले का इलाज करने के लिए मजबूर यहूदी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ गिसेला पर्ल ने ग्रीस के सबसे विचलित करने वाले चित्रों में से एक पेश किया। वह सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी जिसे मैंने कभी देखा है। उसका शरीर परिपूर्ण था, उसका चेहरा स्वर्गदूतों जैसा था, उसकी नीली आंखें सबसे मासूम कल्पना थीं, और फिर भी इरमा ग्रीस सबसे भ्रष्ट, क्रूर और कल्पनाशील विकृत महिला थी जिसे मैंने कभी देखा है। दिखावट और आंतरिकता के बीच का यह द्वंद्व ही था जिसने इसे सामान्य बुराई का प्रतीक बना दिया। उनकी प्रपीड़न का यौन आयाम भी साक्ष्यों में बार बार दोहराया जाने वाला तत्व था। कई पीड़ितों ने बताया कि किस प्रकार ग्रीस ने युवा महिला कैदियों को यौन शोषण के लिए निशाना बनाया। इसने शक्ति संबंध स्थापित किए, जहां चुने हुए लोगों को इसकी इच्छाओं के आगे झुकने के बदले में अस्थायी रूप से बेहतर व्यवहार प्राप्त हुआ। जब वह उनसे थक जाता तो अक्सर उन्हें गैस चैम्बर में भेज देता। इसी समय
उन्होंने इंजीनियर फ्रिट्ज हॉसलर सहित कई एसएस अधिकारियों के साथ संबंध बनाए रखे। वह ग्रामीण इलाकों में उसके साथ हाथ में हाथ डालकर घूमती नजर आईं तथा नरक के बीच में एक सामान्य जोड़े की तरह व्यवहार कर रही थीं। यह विभाजन करने की क्षमता, कुछ क्षेत्रों में सामान्य व्यवहार करना जबकि अन्य क्षेत्रों में अत्याचार करना, होलोकॉस्ट अपराधियों की विशेषता है। 1944 में जब हंगरी में यहूदियों का सफाया चरम पर था, तब ऑश्विट्ज़-बिर्केनौ पूरी क्षमता से संचालित हो रहा था। गैस कक्ष और शवदाह गृह दिन रात संचालित होते थे। औद्योगिक हत्या के इस संदर्भ में ग्रीस ने आतंक की अपनी व्यक्तिगत मशीनरी को परिष्कृत किया। ग्रामीण इलाकों में उनकी उपस्थिति इतनी भयावह थी कि बजरी पर उनके बूटों की आवाज भी सामूहिक आतंक भड़काने के लिए पर्याप्त थी। एक चेक नागरिक ने बताया, जब वह बैरक में दाखिल हुई तो वहां एकदम सन्नाटा था, कोई सांस नहीं ले रहा था। हम जानते थे कि कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। अपनी उपस्थिति मात्र से आतंक फैलाने की यह क्षमता उन लोगों की विशेषता है जिन्होंने प्रभुत्व की व्यवस्था को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। जनवरी 1945 तक जब लाल सेना पश्चिमी पोलैंड में आगे बढ़ी तो ऑश्विट्ज़ से लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया। हिमलर ने आदेश दिया था कि गवाही देने में सक्षम कोई भी कैदी सोवियत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद कुख्यात मृत्यु मार्च शुरू हुआ, जिसमें हजारों कैदियों को सर्दियों के बीच में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया। ग्रीस ने इन मार्चों के आयोजन में भाग लिया तथा यह चयन किया कि कौन आगे बढ़ेगा और किसे अत्यधिक कमजोरी के कारण मौके पर ही मार दिया जाएगा। 18 जनवरी 1945 को अंततः उन्होंने ऑश्विट्ज़ छोड़ दिया। उनका प्रारंभिक गंतव्य रेवेंसब्रुक था, जहां वे बर्गन-बेल्सन स्थानांतरित होने से पहले कुछ समय तक रहीं। वह अपने पीछे आतंक, रक्त और विकृति की ऐसी विरासत छोड़ गई जो उसे जीवित बचे लोगों के लिए अविस्मरणीय बना देगी। बुराई का अंतिम सिंहासन, बर्गेन-बेल्सन में इरमा ग्रेस। 1945 के शुरुआती महीनों में जब मित्र राष्ट्रों की सेनाएं तीसरे रेह के हृदय की ओर तेजी से आगे बढ़ रही थीं, तब मात्र 21 वर्षीय इरमा ग्रेस को नाजी यातना शिविर बर्गन-बेल्सन में अपना अंतिम गंतव्य स्थान मिला। जर्मनी के लोअर सैक्सनी में स्थित यह शिविर राजकीय आतंक के साधन के रूप में उसके करियर का अंतिम चरण बन गया और यही वह स्थान भी था जहां अंततः उसे ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया। लाल सेना की अजेय प्रगति के मद्देनजर ऑश्विट्ज़ को खाली कराने की प्रक्रिया 18 जनवरी 1945 को शुरू हुई थी। हेनरिक हिमलर के सख्त आदेश के तहत कि गवाही देने में सक्षम कोई भी कैदी सोवियत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए, एसएस ने कुख्यात मौत मार्च का आयोजन किया। वर्षों के कुपोषण और जबरन श्रम से कमजोर हो चुके हजारों कैदियों को भीषण सर्दी में, शून्य से भी नीचे के तापमान में, बहुत कम भोजन और अथक निगरानी के साथ सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया। ग्रीस ने इन निकासी अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा कैदियों को रेवेंसब्रुक तक पहुंचाया। जीवित बचे प्रत्यक्षदर्शियों ने इन जुलूसों के दौरान उसके व्यवहार को निर्दयी बताया। उसने पीछे रह जाने वालों को पीटा, जो लोग थक कर गिर पड़े उन्हें गोली मारने का आदेश दिया तथा क्रूरता का वही स्तर बरकरार रखा जो उसने ऑश्विट्ज़ में अपनाया था। रेवेंसब्रुक में कुछ समय रहने के बाद मार्च 1945 में इरमा को बर्गेन-बेल्सन स्थानांतरित कर दिया गया। इस क्षेत्र में पिछली वास्तविकताओं से भिन्न वास्तविकता सामने आई। मूल रूप से विदेशी दस्तावेजों वाले कैदियों के लिए एक रहने शिविर के रूप में स्थापित बेल्सन में, जिन्हें विदेश में बंद जर्मनों के साथ संभावित रूप से आदान प्रदान किया जा सकता था, गैस कक्ष या विशेष रूप से सामूहिक नरसंहार के लिए डिजाइन की गई सुविधाएं नहीं थीं। हालांकि युद्ध के अंतिम महीनों में यह पूर्वी शिविरों से निकासी का अंतिम गंतव्य बन गया था, जिससे इसका बुनियादी ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। वहां पहुंचने पर ग्रीस ने एक भयावह दृश्य देखा। लगभग 10,000 कैदियों को रखने के लिए डिजाइन किए गए बर्गेन-बेल्सन में अब 60,000 से अधिक लोगों को बहुत छोटे बैरकों में ठूंस कर रखा गया है। भोजन का राशन व्यावहारिक रूप से नगण्य था। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। हजारों की संख्या में शवों का ढेर लगा हुआ है, जिन्हें दफनाने की कोई संभावना नहीं है। टाइफस, पेचिश और तपेदिक की महामारी ऐसे वातावरण में अनियंत्रित रूप से फैलती थी जहां कैदी जीवित और मृत लोगों के बीच सोते थे। यह संरचनात्मक विघटन ग्रीस के रवैये को नरम करने के बजाय उसकी प्रपीड़नशीलता को और तीव्र करता प्रतीत हुआ।
बर्गन बेल्सन में जीवित बचे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि किस प्रकार अराजकता के बावजूद उन्होंने अपनी बेदाग उपस्थिति, अपनी बेदाग वर्दी, अपने चमचमाते जूते बनाए रखे, जिससे आसपास के दुख के साथ एक विचित्र विरोधाभास उत्पन्न हो गया। रीच के स्पष्ट पतन के बावजूद इरमा ने अंत तक क्रूर दंड देना जारी रखा। उसने मरती हुई महिलाओं को घंटों खड़े रहने के लिए मजबूर किया। वह फर्श से आलू के छिलके उठाने जैसे छोटे मोटे अपराधों के लिए कैदियों की पिटाई कर देता था। उन्होंने दंडात्मक अभ्यास आयोजित किए, जिसमें कंकालनुमा कैदियों को तब तक उठक बैठक करनी पड़ती थी या कूदना पड़ता था जब तक कि वे थक कर गिर न जाएं। इन यातनाओं का अब कोई व्यावहारिक उद्देश्य नहीं रह गया था। वे संस्थागत प्रपीड़न की शुद्ध अभिव्यक्ति थे। एक विशेष रूप से दुखद घटना हंगरी के एक जीवित बचे व्यक्ति से मिलती है, जिसने बताया कि किस प्रकार मुक्ति से कुछ दिन पहले ग्रेस ने चयन प्रक्रिया के दौरान 2 बहनों को अलग होने का आदेश दिया था। जब उन्होंने साथ रहने की कोशिश की तो उसने उनके सिर एक दूसरे से बार बार टकराए, जब तक कि वे दोनों बेहोश नहीं हो गए। बर्गन बेल्सन के कमांडेंट जोसेफ क्रेमर, जिन्हें बेल्सन का जानवर उपनाम दिया गया था, ऑश्विट्ज में ग्रीस के वरिष्ठ अधिकारी थे। उन्होंने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें भुखमरी, बीमारी और प्रत्यक्ष हिंसा से मौतें अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गईं। मार्च 1945 के अंतिम सप्ताहों और अप्रैल के प्रारंभ में बर्गन बेल्सन में स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे शब्दों में बयान करना असंभव हो गया। प्रतिदिन मृतकों की संख्या हजारों में होती थी। वहां न तो भोजन था, न पीने का पानी और न ही दवा। बैरकों में इतनी अधिक भीड़ थी कि कई कैदी खुले आसमान के नीचे मानव मल मिले कीचड़ पर सोते थे। सड़न की गंध आसपास के मीलों तक महसूस की जा सकती थी। मित्र देशों की सेना के आगमन पर खाली कराए गए अन्य शिविरों के विपरीत बर्गन बेल्सन को खाली नहीं कराया जा सका। इसके अधिकांश कैदी इतने कमजोर थे कि वे मार्च नहीं कर सकते थे। इसके अलावा टाइफस और अन्य संक्रामक बीमारियों के कारण उन्हें स्थानांतरित करना असंभव हो गया। कई गार्ड अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, हालांकि इरमा ग्रेस बनी रही, जबकि अन्य लोग छिपने, नागरिक कपड़े पहनने या झूठी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। वह क्रेमर के साथ अपनी जमीन पर डटी रही। इस निर्णय की विभिन्न तरीकों से व्याख्या की गई है। कुछ लोग इसे अंत तक उनकी वैचारिक कट्टरता का संकेत मानते हैं। अन्य लोगों का कहना है कि अपनी युवावस्था और लिंग को देखते हुए उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश लोग उनके प्रति नरम व्यवहार रखेंगे। 13 अप्रैल 1945 को जब ब्रिटिश सेनाएं कुछ ही मील की दूरी पर थीं, एक अप्रत्याशित घटना घटी। मध्यस्थों के माध्यम से जोसेफ क्रेमर ने ब्रिटिश कमांड के साथ संपर्क स्थापित किया और गैर आक्रामकता समझौते का प्रस्ताव रखा। शिविर पर बमबारी होने पर महामारी फैलने के खतरे का हवाला देते हुए उन्होंने इसे बरकरार सौंपने की पेशकश की। अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। 2 दिन बाद 15 अप्रैल को ब्रिटिश 11वीं बख्तरबंद डिवीजन की इकाइयों ने बर्गन बेल्सन में प्रवेश किया। उन्होंने जो पाया वह उनके सबसे बुरे सपने से भी बढ़कर था। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में 13,000 से अधिक शव दफनाए नहीं गए। अन्य 60,000 कैदी विभिन्न दुर्बल अवस्थाओं में भूतों की तरह भटक रहे थे या मर रहे थे। मुक्ति अभियान में शामिल चिकित्सा अधिकारी ब्रिगेडियर ग्लिन ह्यूजेस ने इसे अब तक देखी गई सबसे भयावह जगह बताया। बीबीसी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस भयावहता का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया। कंकालों से भरे शवों के पहाड़, सामूहिक कब्रें तथा चलती फिरती लाशों जैसे दिखने वाले जीवित बचे लोगों की तस्वीरों ने दुनिया को झकझोर दिया। बर्गन बेल्सन नरसंहार का प्रतीक बन गया और इसके मुक्तिदाता नाजी बर्बरता के असाधारण गवाह बन गए। इरमा ग्रेस ने भागने का प्रयास नहीं किया। जब अंग्रेजों ने शिविर पर नियंत्रण कर लिया तो वह पूरी वर्दी में वहां मौजूद थे। मुक्ति के बाद के पहले घंटे अफरा तफरी भरे थे। सैनिक जो भयावह दृश्य देख रहे थे उससे अभिभूत थे, इसलिए उन्हें तत्काल चिकित्सा उपायों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। उन्होंने चिकित्सा दल गठित किए, अत्यंत सावधानी के साथ भोजन वितरित किया, क्योंकि अचानक भोजन देने से गंभीर रूप से कुपोषित कैदियों की मृत्यु हो सकती थी, तथा हजारों शवों को दफनाने का विशाल कार्य शुरू किया। इस अंतिम कार्य के लिए अंग्रेजों ने पकड़े गए नाजी कर्मियों का इस्तेमाल किया। एसएस गार्डों, प्रशासनिक अधिकारियों और डॉक्टरों को शवों को ले जाने और उन्हें बुलडोजरों से खोदी गई सामूहिक कब्रों में डालने के लिए मजबूर किया गया। इनमें इरमा ग्रेस भी शामिल थीं,
जिन्होंने 2 दिनों तक सशस्त्र सुरक्षा के तहत शवों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया। इस क्षण की तस्वीरें, जिसमें एक युवा गार्ड उन पीड़ितों के शवों को ले जा रही है जिन्हें संभवतः उसने स्वयं प्रताड़ित किया था, तीसरे रह के अंत की प्रतीकात्मक छवियां बन गईं। रिहाई के 2 दिन बाद 17 अप्रैल को ग्रीस को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य बेल्सन कर्मियों के साथ उन्हें अस्थायी रूप से शिविर से 3 किलोमीटर दूर स्थित पूर्व वेहरमाच टैंक प्रशिक्षण अकादमी में रखा गया था। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान उसने विद्रोही रवैया अपनाया। जब एक ब्रिटिश अधिकारी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें जो कुछ हुआ उसके लिए पश्चाताप है, तो उन्होंने एक वाक्यांश के साथ जवाब दिया जो उनकी वैचारिक स्थिति को परिभाषित करता था। यह हमारा कर्तव्य था कि हम असामाजिक तत्वों को नष्ट कर दें ताकि जर्मनी का भविष्य सुरक्षित हो सके। किसी विशिष्ट कृत्य से अधिक इस कथन ने अपराध की वास्तविक प्रकृति को उजागर किया। यह केवल व्यक्तिगत क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक व्यवस्थित नैतिक विकृति थी, जहां सामूहिक हत्या को नैतिक अनिवार्यता के रूप में उचित ठहराया गया था। इर्मा ग्रेस खुद को अपराधी नहीं मानती थी। वह स्वयं को एक कुशल अधिकारी मानती थी, जिसने राज्य और जाति के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद के दिन अत्यंत क्रूर विरोधाभास से भरे थे। जबकि सैन्य चिकित्सक हजारों कैदियों को बचाने के लिए जी जान से संघर्ष कर रहे थे, जिनमें से कई अपने प्रयासों के बावजूद मर गए क्योंकि वे इतने कमजोर हो गए थे कि ठीक नहीं हो पाए। ग्रीस और अन्य बंदी अपने भाग्य का इंतजार कर रहे थे। जो पीड़ित इतने लंबे समय तक जीवित रहे कि उन्होंने अपने जल्लादों को हिरासत में देखा, उनके लिए यह क्षण उस व्यवस्था को उलटने का प्रतिनिधित्व करता था जो वर्षों से उनके जीवन को नियंत्रित करती आ रही थी। बर्गेन बेल्सन नाजी आतंक के साधन के रूप में इर्मा ग्रेस के करियर का अंतिम अध्याय था। वहां उनका व्यवहार संस्थागत क्रूरता के प्रति वफादार बने रहना, जबकि उनके चारों ओर शासन ढह रहा था। यह दर्शाता है कि कैसे एकाग्रता शिविर प्रणाली ने न केवल अपने प्रत्यक्ष पीड़ितों को नष्ट कर दिया, बल्कि इसके संचालकों को भी अपरिवर्तनीय रूप से विकृत कर दिया। न्याय की घड़ी, विश्व बनाम ऑन्शविट्स का लकड़बग्घा। सितंबर 1945 के मध्य में बर्गेन बेल्सन की मुक्ति के 5 महीने बाद नाजी अपराधियों के खिलाफ पहला मुकदमा ल्यूनेबर्ग के छोटे से शहर में शुरू हुआ। आधिकारिक तौर पर इसे प्रथम बेल्सन परीक्षण के रूप में जाना जाता है। यह ब्रिटिश सैन्य क्षेत्राधिकार के तहत स्थानीय टाउन हॉल में हुआ था, जिसे अस्थायी रूप से अदालत में परिवर्तित कर दिया गया था। 45 अभियुक्तों में से, जिनमें यातना शिविर प्रणाली के गार्ड, अधिकारी और डॉक्टर शामिल थे, एक व्यक्ति ने तुरंत अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। इर्मा ग्रेस, जो सबसे कम उम्र की और सबसे कुख्यात गार्ड थी, जिसका देवदूत जैसा चेहरा उसके द्वारा आरोपित अपराधों से नाटकीय रूप से भिन्न था। न्यायाधिकरण की अध्यक्षता मेजर जनरल HPM बर्नी फिक्लिन ने की, जिनके साथ ब्रिटिश अधिकारियों का एक पैनल भी था। मुख्य अभियोजक कर्नल TM बैकहाउस ने सैकड़ों जीवित बचे लोगों की गवाही, अभिलेखित दस्तावेजों और मुक्ति के बाद एकत्र किए गए फोरेंसिक साक्ष्य के आधार पर एक सावधानीपूर्वक मामला तैयार किया था। ग्रीस के विरुद्ध आरोप अत्यंत गंभीर थे: युद्ध अपराध, कैदियों के साथ व्यवस्थित दुर्व्यवहार तथा ऑन्शविट्ज बिर्केनौ में गैस चैम्बरों के लिए पीड़ितों के चयन में प्रत्यक्ष संलिप्तता। पहले दिन से ही इर्मा की उपस्थिति ने एक अजीब सा आकर्षण पैदा कर दिया। मात्र 22 वर्ष की उम्र में एक साधारण ग्रे सूट पहने और सावधानी से कंघी किए हुए सुनहरे बालों के साथ वह 20वीं सदी के सबसे बुरे युद्ध अपराधियों में से एक की बजाय एक सचिव की तरह अधिक दिखती थी। वहां उपस्थित पत्रकारों ने तुरंत इस दृश्य विरोधाभास को उजागर किया। लंदन टाइम्स के एक संवाददाता ने लिखा, यह विश्वास करना कठिन है कि यह मासूम सी दिखने वाली लड़की वही है जिसने असहाय महिलाओं पर अकल्पनीय अत्याचार किए हैं। एक गुड़िया के चेहरे के पीछे खौफ छिपा है। मुकदमा एंग्लो सैक्सन मॉडल पर आधारित था। आरोप प्रस्तुत करना, गवाहों की गवाही, जिरह और अंतिम बहस। ग्रीस को एक बचाव वकील, मेजर LSW क्रेनफील्ड, एक ब्रिटिश अधिकारी को नियुक्त किया गया, जिन्होंने इस कार्य को पेशेवर रूप से लेकिन बिना किसी उत्साह के किया। रक्षात्मक रणनीति सीमित थी। सबसे गंभीर आरोपों से इनकार करना, व्यवस्था के भीतर उसके वास्तविक अधिकार को कमतर आंकना तथा उसे एक युवा महिला के रूप में चित्रित करना जो केवल ऊपर से मिले आदेशों का पालन कर रही है। अपने प्रारंभिक वक्तव्य के दौरान इर्मा ने अपनी जीवनी का एक संशोधित संस्करण प्रस्तुत किया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने नर्स बनने का प्रयास किया था
लेकिन जर्मन रोजगार सेवा द्वारा उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें रेवेंसब्रुक भेज दिया गया। उन्होंने खेतों में काम के लिए स्वेच्छा से आवेदन करने या वैचारिक उत्साह दिखाने से इनकार किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूर्णतः प्रशासनिक और पर्यवेक्षी बताया तथा उनके विरुद्ध की गई अत्यधिक हिंसा से इसका कोई सीधा संबंध नहीं था। चाबुक के इस्तेमाल के बारे में, जिसका उल्लेख गवाहों ने सबसे अधिक किया है, उन्होंने स्वीकार किया कि वे इसे साथ लेकर चलते थे, लेकिन इसके इस्तेमाल को कम महत्व दिया। यह बहुत हल्का चाबुक था और अगर मैं इससे किसी को मारता भी तो उसे शायद ही कोई चोट लगती। इस बयान से कमरे में मौजूद बचे लोगों में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई। उन्होंने गैस चैम्बरों के चयन में भाग लेने या फांसी का आदेश देने से साफ इनकार किया। उनकी रणनीति स्पष्ट थी, न्यूनतम को नकारा न जा सकने वाली बात को स्वीकार करो और सबसे गंभीर को अस्वीकार करो। मुकदमे का वास्तविक प्रभाव पीड़ितों की गवाही से सामने आया। कई सप्ताह तक विभिन्न राष्ट्रीयताओं, पोलिश, हंगेरियन, फ्रेंच, चेक, डच के दर्जनों बचे हुए लोग मंच पर आकर अपने अनुभव बताते रहे। उसके बयान, जो अक्सर आंसुओं या भावनात्मक अवरोध के क्षणों से बाधित होते थे, ने अभियुक्त का एक सुसंगत और विनाशकारी चित्र बनाया। पोलिश गवाह इलोना स्टीन ने बताया कि कैसे ग्रीस ने एक कैदी की बेरहमी से पिटाई की थी, जिसने अपनी भूख मिटाने के लिए जमीन से शलजम का एक टुकड़ा उठाया था। जब वह जमीन पर लेटी थी तो उसने उसके पेट पर बार बार लात मारी और चिल्लाया कि वह एक यहूदी सुअर है जो जर्मन भोजन चुरा रही है। एक अन्य जीवित बची हेलेन कोपर ने बताया कि कैसे इरमा अपने कुत्तों का इस्तेमाल कमजोर कैदियों के खिलाफ करती थी। वह जानवरों को हमला करने का आदेश देती थी और खुद खुशी के भाव के साथ देखती रहती थी। वह कभी भी अपनी नजरें नहीं फेरती थी। ऑश्विट्ज में चयन के दौरान उनके व्यवहार से संबंधित साक्ष्य विशेष रूप से चौंकाने वाले थे। कई गवाह इस बात पर सहमत थे कि ग्रीस न केवल मेंजेले जैसे डॉक्टरों के साथ जाती थी, बल्कि वह स्वयं भी चयन करती थी तथा अपनी इच्छा से या व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण महिलाओं को गैस चैम्बर में भेजती थी। ऑश्विट्ज अस्पताल में काम करने के लिए मजबूर की गई पोलिश यहूदी डॉक्टर डॉ एडा बिम्को ने चिकित्सा प्रयोगों में ग्रीस की भागीदारी के बारे में सबसे विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने बताया कि कैसे प्रतिवादी नियमित रूप से बिना एनेस्थीसिया के की जाने वाली सर्जरी में भाग लेता था और पीड़ितों को बांझ बनाने वाली स्त्री रोग संबंधी प्रक्रियाओं में विशेष रुचि दिखाता था। बिम्को ने कहा, इन सत्रों के दौरान उनकी अभिव्यक्ति पूर्णतया मंत्रमुग्धता से भरी होती थी, जैसे कोई आनंददायक तमाशा देख रहा हो। इन विवरणों से धीरे धीरे ग्रीस की छवि महज आदेशों के क्रियान्वयनकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक उत्साही अपराधी के रूप में निर्मित हुई, जो अनावश्यक रूप से कष्ट देने के लिए अपने आधिकारिक कर्तव्यों का उल्लंघन करती थी। साक्ष्यों से पता चला कि एक महिला ने अन्य मनुष्यों पर पूर्ण शक्ति को व्यक्तिगत संतुष्टि का स्रोत बना लिया था और उसने यातना और अपमान की अपनी प्रणाली विकसित कर ली थी। पूरी कार्यवाही के दौरान आरोपी उदासीन बना रहा। वह सीधे बैठी हुई, अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखे हुए, बिना कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया व्यक्त किए गवाहियों को सुन रही थी। कोई पछतावा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। इस शीतलता ने पर्यवेक्षकों को उतना ही प्रभावित किया जितना कि वर्णित अत्याचारों ने। मैनचेस्टर गार्डियन के एक पत्रकार ने उनका वर्णन वर्दी में एक मूर्ति के रूप में किया, जो या तो अपने कार्यों की गंभीरता को समझने में असमर्थ है या अधिक भयावह रूप से पूरी तरह से जागरूक है लेकिन चिंतित नहीं है। जिरह के दौरान ग्रीस ने लगातार सभी विशिष्ट आरोपों से इनकार किया। प्रत्येक गवाही पर उन्होंने अलग अलग तरह से जवाब दिया, मुझे वह घटना याद नहीं है या ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जब उन्हें बर्गेन बेल्सन में ढेर लगे शवों की तस्वीरें दिखाई गईं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह शिविर के केवल एक हिस्से की देखरेख करती है और समग्र परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार नहीं है। उनका बचाव नाजी प्रणाली की विशेषता उत्तरदायित्व के विखंडन पर आधारित था, जहां प्रत्येक अपराधी अपने कार्यों की औपचारिक सीमा में शरण ले सकता था। अभियुक्ता बैकहाउस ने जिरह के दौरान इस रणनीति पर हमला किया। क्या आप यह कह रही हैं, फ्राउलीन ग्रीस, कि विभिन्न देशों के ये सभी लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, जिन्होंने इस अदालत के समक्ष शपथ ली है, उन्होंने आपके आचरण के बारे में एक ही विवरण गढ़ा है? क्या आपको लगता है कि यह एक संयोग है कि वे सभी आपको एक ही कोड़े, एक ही कुत्तों का उपयोग करते हुए और एक ही दंड देते हुए वर्णित करते हैं? उनकी प्रतिक्रिया से यातना शिविर प्रणाली में विकसित मानसिकता का पता चलता है। ये लोग राइक के दुश्मन हैं। वे बदला लेने के लिए झूठ बोलते हैं।
ये वाक्यांश किसी भी गवाही से अधिक ये दर्शाता है कि नाजी शासन के पतन के महीनों बाद भी पीड़ितों के प्रति अमानवीय व्यवहार उनके मन में बरकरार था। उनकी युवावस्था और वर्णित कृत्यों की भयावहता के बीच के अंतर ने न्यायिक प्रक्रिया के समानांतर एक बहस को जन्म दिया। अदालत द्वारा नियुक्त मनोचिकित्सकों ने उसकी जांच की और मानसिक बीमारी के कोई लक्षण नहीं पाए। इर्मा ग्रेस नैदानिक अर्थ में मनोरोगी नहीं थी। यह उस वैचारिक प्रणाली का उत्पाद था जिसने राज्य की नीति के रूप में नरसंहार को सामान्य बना दिया था। यह निदान असंतुलित व्यक्तिगत मन के विचार से भी अधिक परेशान करने वाला था। मुकदमे में एक महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब बचाव पक्ष ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि ग्रीस को बिना उच्च शिक्षा प्राप्त एक युवा महिला के रूप में किशोरावस्था से ही नाजी प्रचार तंत्र द्वारा हेरफेर किया गया था। अभियोजक ने सीधे सवाल से जवाब दिया, क्या आप ऑनश्विट्ज या बर्गन बेल्सन में हुई किसी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं? काफी देर की चुप्पी के बाद इर्मा ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रही थी। इस प्रतिक्रिया में तथाकथित बुराई की तुच्छता समाहित थी, जिसका वर्णन हन्ना अरेंट ने वर्षों बाद किया था। साधारण लोगों की असाधारण अत्याचार करने की क्षमता, जब इन्हें नैतिक रूप से उलटी व्यवस्था के अंतर्गत नौकरशाही कार्यों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ग्रीस स्वयं को अपराधी नहीं मानती थी, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था में एक कुशल कार्यकर्ता के रूप में देखती थी जिसने नैतिकता को उसकी नींव से पुनर्परिभाषित किया था। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, अदालत में जीवन अपनी गति पकड़ने लगा। ब्रेक के दौरान इर्मा अन्य प्रतिवादियों के साथ शांति से बातें करती, पत्रिकाएं पढ़ती या अपने बाल संवारती। अत्यधिक भयावह कहानियों के बीच यह सामान्यता पर्यवेक्षकों के लिए किसी भी प्रत्यक्ष भावनात्मक प्रतिक्रिया से भी अधिक परेशान करने वाली थी। न्यायाधीश बर्नी फिक्लिन ने निजी तौर पर टिप्पणी की कि उन्होंने पहले कभी किसी युवा प्रतिवादी को अपनी भावनाओं पर इतना नियंत्रण रखते नहीं देखा था। 17 नवंबर 1945 को 54 दिनों की कार्यवाही के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 45 प्रतिवादियों में से 30 को युद्ध अपराध का दोषी पाया गया। इर्मा ग्रेस सहित 11 को मौत की सजा सुनाई गई। वह 20वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा पाने वाली एकमात्र युवती थीं। उनके साथ एलिजाबेथ वोल्केनराथ और जोहाना बोरमैन को भी यातना शिविर की सुरक्षा कर्मियों के रूप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनने पर ग्रीस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वहां न तो आंसू थे, न ही कोई विरोध, न ही कोई बेहोशी। उसने बस समझते हुए अपना सिर थोड़ा झुका लिया। जब न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कुछ कहना है, तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं कहना है। मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए मौत की सजा पाए उस 22 वर्षीय सुनहरे बालों वाली लड़की की तस्वीर दुनिया भर के अखबारों में छपी। कई लोगों के लिए वे तीसरे रह की नैतिक पहेली का प्रतिनिधित्व करते थे। कैसे एक सांस्कृतिक रूप से उन्नत राष्ट्र ने साधारण युवाओं को औद्योगिक नरसंहार के साधन में बदल दिया था। उनका शांत चेहरा अनैच्छिक रूप से अधिनायकवाद से विकृत पीढ़ी का प्रतीक बन गया। हेमलिन, वह दिन जब हाइना को फांसी पर लटका दिया गया। 13 दिसंबर 1945 की सुबह जर्मनी के लोअर सैक्सोनी में हेमेलिन जेल में असामान्य गतिविधि चल रही थी। युद्ध की समाप्ति के बाद से ब्रिटिश कब्जे के तहत यह पूर्व किशोर सुधार गृह नाजी युद्ध अपराधियों के लिए हिरासत केंद्र बन गया था। उस सर्द सुबह फांसी की श्रृंखला की तैयारियां चल रही थीं। अपने अंतिम भाग्य का इंतजार कर रहे सजायाफ्ता कैदियों में 22 वर्षीय इर्मा ग्रेस भी शामिल थी, जो यातना शिविर प्रणाली की सबसे युवा और सबसे कुख्यात प्रहरी थी। 17 नवंबर को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद से ग्रीस को एक अलग जेल की कोठरी में रखा गया था। इन हफ्तों के इंतजार के दौरान उनके व्यवहार ने ब्रिटिश गार्डों को हैरान कर दिया। उसने भावनात्मक रूप से टूटने या दया की भीख मांगने का कोई संकेत नहीं दिखाया, जैसा कि अन्य दोषियों ने किया था। इसके विपरीत वह एक सावधानीपूर्वक दिनचर्या का पालन करती थी। वह जल्दी उठती, ध्यान से अपने बाल संवारती और घंटों पढ़ने या चुपचाप दीवारों पर विचार करने में बिताती। जेल कर्मचारियों की रिपोर्ट के अनुसार रात में वह धीमी आवाज में हिटलर यूथ के गाने गाता था। फांसी के लिए नियुक्त जल्लाद अल्बर्ट पियरेपॉइंट था, जो ब्रिटिश क्राउन का आधिकारिक जल्लाद था। पियरेपॉइंट ने एक सावधानीपूर्वक पेशेवर के रूप में ख्याति अर्जित की थी, जो त्रुटिहीन तकनीक के माध्यम से पीड़ा को कम करने का प्रयास करते थे। प्रत्येक अपराधी के लिए
उन्होंने वजन, ऊंचाई और शारीरिक बनावट के आधार पर रस्सी की सटीक लंबाई और गिरने की दूरी की वैज्ञानिक गणना की, जिससे ग्रीवा फ्रैक्चर के कारण तत्काल मृत्यु हो सकती थी। कुछ दिन पहले पियरेपॉइंट ने यह कदम उठाने के लिए हेमलिन का दौरा किया था। हाथ में नापने का फीता लेकर उन्होंने दर्ज किया कि इर्मा ग्रेस की लंबाई 1.65 मीटर थी और वजन लगभग 50 किलो था। इस डेटा के आधार पर उन्होंने निर्धारित किया कि तत्काल मृत्यु की गारंटी के लिए 2.32 मीटर की गिरावट की आवश्यकता होगी। उन्होंने इन गणनाओं को अपनी लॉगबुक में दर्ज किया, साथ ही उन 10 अन्य दोषियों की गणनाओं को भी दर्ज किया जिन्हें उस दिन क्रमिक रूप से फांसी दी जानी थी। फांसी की सजा सैन्य परिशुद्धता के साथ आयोजित की गई थी। महिलाओं को अलग अलग फांसी दी जाएगी, जबकि पुरुषों को जोड़े में दोहरे जाल वाले एक अन्य फांसी के तख्ते पर फांसी दी जाएगी। यह क्रम वर्णानुक्रम में स्थापित किया गया था। एलिजाबेथ वोल्केनराथ पहली महिला थी जिसे फांसी पर चढ़ाया गया। इर्मा ग्रेस दूसरा होगा। सुबह 9:23 पर वोल्केनराथ की फांसी के बाद पियरेपॉइंट के सहायक ग्रीस की कोठरी में गए। प्रभारी अधिकारी ने उसका नाम पुकारा, इर्मा ग्रेस। प्रोटोकॉल के अनुसार उसके हाथ चमड़े के पट्टे से उसकी पीठ के पीछे बांध दिए गए थे। उसे अपने कपड़े पहनने की अनुमति थी, एक सादा गहरे रंग की पोशाक, मोजे और सपाट जूते। उसने कोई आभूषण या बैज नहीं पहना था, सिवाय एक छोटे चांदी के ब्रोच के, जिसे उतार दिया गया था। कोठरी ब्लॉक से फांसी कक्ष तक जाने वाला गलियारा लगभग 15 मीटर लंबा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ग्रीसे को किसी सहारे की जरूरत नहीं थी और वह दृढ़ कदमों से चल रही थी। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार उनका चेहरा तनावग्रस्त और भावशून्य था। यात्रा के दौरान उन्होंने न तो पहरेदारों की ओर देखा और न ही कुछ बोला। फांसी कक्ष में प्रवेश करते हुए, जो कि सफेदी की दीवारों वाला एक आयताकार कमरा था तथा जिसमें हल्की रोशनी थी, इर्मा ने अपने आसपास के वातावरण को कुछ देर के लिए देखा। फांसी का तख्ता एक ऊंचा मंच था जिसके बीच में एक जाल द्वार था, जिसके ऊपर तैयार रस्सी लटकी हुई थी। सरकारी गवाह के रूप में जेल डॉक्टर, गवर्नर, सैन्य पादरी और कई ब्रिटिश अधिकारी मौजूद थे। वहां पूर्णतः सन्नाटा था। पियरेपॉइंट, जो औपचारिक रूप से गहरे रंग का सूट और टाई पहने हुए था, उसे ट्रैपडोर के ऊपर चाक से बनाए गए निशान के पास ले गया। ग्रीस ने बिना किसी प्रतिरोध के अपनी स्थिति बना ली। जैसे ही जल्लाद ने उसके सिर पर सफेद हुड रखा, उसने अपना एकमात्र और अंतिम शब्द कहा, श्नेल, तेज। इस अंतिम अभिव्यक्ति की विभिन्न तरीकों से व्याख्या की गई है। कुछ लोग इसे अडिग साहस का प्रदर्शन मानते हैं। दूसरों के लिए यह अपने भाग्य को नियंत्रित करने का अंतिम प्रयास है। यह दूसरों पर पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के आदि किसी व्यक्ति की भेद्यता के असहनीय क्षण को शीघ्र समाप्त करने की इच्छा को भी प्रतिबिंबित कर सकता है। ठीक 9:34 पर पियरेपॉइंट ने लीवर खींच लिया। जाल का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुल गया। इर्मा ग्रेस का शरीर निर्धारित दूरी तक गिरा। जैसा कि बाद में डॉक्टर ने प्रमाणित किया, मृत्यु तत्काल हुई थी, जो कि दूसरी और तीसरी कशेरुका के बीच ग्रीवा फ्रैक्चर के कारण हुई थी। ब्रिटिश प्रोटोकॉल के अनुसार शव को नीचे उतारने से पहले उसे 20 मिनट तक लटकाए रखना आवश्यक था। इस दौरान डॉक्टर ने मौत की पुष्टि होने तक नाड़ी पर नजर रखी। 9:54 पर शव को नीचे उतारा गया और बिना किसी शिलालेख वाले एक साधारण लकड़ी के ताबूत में रख दिया गया। आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज था, इर्मा इडाइल्से ग्रेस। 13 दिसंबर 1945 को सुबह 9:34 पर कानूनी तौर पर फांसी पर लटकाकर उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण ग्रीवा फ्रैक्चर के कारण रीढ़ की हड्डी में चोट। अल्बर्ट पियरेपॉइंट, जिन्होंने अपने पूरे करियर में लगभग 500 लोगों को मौत की सजा दी, जिनमें कई नाजी युद्ध अपराधी भी शामिल थे, ने इस क्षण का लिखित रिकॉर्ड छोड़ा है। दशकों बाद प्रकाशित अपने संस्मरणों में उन्होंने ग्रीस को समर्पित एक संक्षिप्त पैराग्राफ लिखा। वह युवा और शारीरिक रूप से सुंदर थी। वह बिना किसी सहायता के तख्ते पर चढ़ गई और बिना किसी स्पष्ट भय के वहां मौजूद लोगों को देखा। उसने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया। वह तुरंत मर गई। इर्मा ग्रेस की फांसी कोई अकेली घटना नहीं थी। यह तीसरे रेह के पतन के बाद संक्रमणकालीन न्याय की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा था। उसी दिन बेल्सन मुकदमे के 10 अन्य दोषियों को फांसी दे दी गई, जिनमें जोसेफ क्रेमर, शिविर कमांडेंट, और एलिजाबेथ वोल्केनराथ, मुख्य पर्यवेक्षक, शामिल थे। ये फांसी नूर्नबर्ग में स्थापित सिद्धांत के व्यावहारिक अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करती है। मानवता के खिलाफ अपराधों को दंडित किया जाना चाहिए,
भले ही वे उच्चतर आदेशों के तहत किए गए हों। शिविर में बचे लोगों के लिए ग्रीस की फांसी जैसी खबर ने कुछ हद तक राहत की भावना प्रदान की। हालांकि कई लोगों ने कहा कि कोई भी सजा उनके अनुभवों की भरपाई नहीं कर सकती। हंगरी की ऑशविट्ज की जीवित बची मैग्डा हेलिंगर ने कहा, उसकी मृत्यु से वे लोग वापस नहीं आ जाते जिन्हें उसने मारा था, लेकिन कम से कम यह दर्शाता है कि सबसे सुंदर राक्षसों को भी अंततः परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इन फांसी की घटनाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया। लंदन के टाइम्स ने प्रकाशित किया, हेमलिन में न्याय, बेल्सन जल्लादों को फांसी दी गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने शीर्षक दिया, ब्यूटी एंड दी बीस्ट फॉल्स, इर्मा ग्रेस को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया। इस समाचार से मिश्रित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुईं। कई लोगों के लिए यह आवश्यक न्याय का प्रतिनिधित्व करता था, दूसरों के लिए उन्होंने मृत्युदंड के बारे में असहज प्रश्न उठाए, यहां तक कि युद्ध अपराधियों पर भी लागू किए जाने पर। ग्रीस की फांसी को विशेष रूप से चौंकाने वाली बात उसकी युवावस्था थी। 22 वर्ष की उम्र में वह 20वीं सदी में ब्रिटिश न्याय क्षेत्र के अंतर्गत फांसी पर लटकाई जाने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी। उसका देवदूत जैसा रूप उसके द्वारा किए गए राक्षसी कृत्यों से नाटकीय रूप से भिन्न था। इस विरोधाभास ने परेशान करने वाले प्रश्नों को जन्म दिया। एक सामान्य सी दिखने वाली युवती क्रूरता की इतनी चरम सीमा तक कैसे जा सकती है? इससे मानव स्वभाव और अधिनायकवादी विचारधारा की शक्ति के बारे में क्या पता चला? फांसी के बाद मानक ब्रिटिश प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इर्मा ग्रेस के शव को रिश्तेदारों को नहीं सौंपा गया, न ही उसे सार्वजनिक कब्रिस्तान में ले जाया गया। अन्य फांसी दिए गए लोगों के साथ उन्हें हेमलिन जेल के पिछले प्रांगण में एक अज्ञात कब्र में दफनाया गया। इस प्रथा का उद्देश्य कब्रों को नाजी समर्थकों के लिए तीर्थ स्थल बनने से रोकना था। प्रत्येक शव की पहचान केवल एक संख्या से की गई, बिना किसी कब्र या समारोह के। ग्रीस के ताबूत को उस स्थान से कुछ ही मीटर की दूरी पर, जहां उसे फांसी दी गई थी, खोदी गई खाई में रखा गया था। धरती को दबा दिया गया था तथा उस पर कोई निशान या संदर्भ दिखाई नहीं दे रहा था। सैन्य पादरी ने एक संक्षिप्त प्रार्थना की, जो मृतक के प्रति सम्मान के रूप में नहीं, बल्कि उन मानवीय सिद्धांतों की पुष्टि के रूप में थी जिन्हें न्याय प्रक्रिया द्वारा पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया था। इर्मा की निजी वस्तुओं को, जो बहुत कम और कम मूल्य की थीं, सूचीबद्ध करके संग्रहीत कर लिया गया। उनमें एक छोटी डायरी भी थी जिसमें उन्होंने जेल में बिताए अपने समय के कुछ विचार लिखे थे। यद्यपि इसकी पूरी सामग्री कभी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई, लेकिन इसकी समीक्षा करने वाले अधिकारियों ने कहा कि इसमें मुख्य रूप से उनके बचपन के बारे में बातें थीं तथा नाजी विचारधारा में उनके दृढ़ विश्वास के बारे में भी कुछ संदर्भ थे। इसमें खेद का कोई उल्लेख नहीं था। अपनी फांसी के साथ इर्मा ग्रेस कई घटनाओं का प्रतीक बन गई। सामान्य युवाओं को भ्रष्ट करने की अधिनायकवाद की क्षमता, प्रत्यक्ष अपराधियों द्वारा व्यक्त की गई बुराई की तुच्छता, दमनकारी प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका तथा अभूतपूर्व अपराधों पर पारंपरिक न्याय लागू करने में कठिनाई। उनकी मृत्यु ने इन प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन भावी पीढ़ियों के लिए ये प्रश्न स्पष्ट रूप से उठा दिए। 13 दिसंबर 1945 को प्रातः 9:34 पर इर्मा ग्रेस का जीवन समाप्त हो गया। हालांकि उनकी भयावह विरासत उन लोगों की गवाही में जीवित रहेगी जिन्होंने उनके अधीन कष्ट झेले थे। शापित कब्र, वह कब्र जो कभी आराम नहीं करती। लगभग एक दशक तक इर्मा ग्रेस का शव हेमलिन जेल के पिछले प्रांगण में ब्रिटिश द्वारा मारे गए अन्य युद्ध अपराधियों के अवशेषों के साथ पड़ा रहा। कोई समाधि पत्थर नहीं, कोई फूल नहीं, कोई स्मारक सेवा नहीं। उनकी कब्र के आसपास का सन्नाटा उनके अस्तित्व को मिटाने का एक प्रतीकात्मक प्रयास प्रतीत होता था, मानो पृथ्वी न केवल उनके भौतिक अवशेषों को बल्कि उनके अपराधों की स्मृति को भी अपने अंदर समाहित कर लेना चाहती हो। हालांकि 1954 में राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों ने इस जानबूझकर भूल को बाधित कर दिया। उस वर्ष नए संघीय गणराज्य जर्मनी के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में ब्रिटिश अधिकारियों ने हेमलिन जेल का नियंत्रण जर्मन प्रशासन को वापस करने का निर्णय लिया। इस स्थानांतरण से एक व्यावहारिक प्रश्न उठा, प्रांगण में स्थित अचिह्नित कब्रों का क्या किया जाए? प्राधिकारियों ने ग्रीस सहित 91 फांसी दिए गए व्यक्तियों के अवशेषों को खोदकर निकालने तथा उन्हें हेमलिन नगरपालिका कब्रिस्तान में, विशेष रूप से एम वेहल नामक खंड में स्थानांतरित करने पर सहमति व्यक्त की।
प्रचार से बचने के लिए गुप्त रूप से की गई इस उत्खनन प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया गया। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने दंत अभिलेखों और संरक्षित शारीरिक विशेषताओं का उपयोग करके प्रत्येक शव की पहचान की। इरमा के अवशेषों को निकालकर एक नए ताबूत में रखा गया और उन्हें स्थानांतरित करने के लिए तैयार किया गया। जिन हाथों ने लोगों को मारा पीटा था, यातनाएं दी थीं और मौत के लिए पीड़ितों का चयन किया था, वे अब केवल भंगुर हड्डियां बनकर रह गए थे, जिन्हें मूक अधिकारी लेटेक्स के दस्ताने पहनकर संभाल रहे थे। एम वेहल कब्रिस्तान में स्थानांतरण से विवाद उत्पन्न हो गया। नरसंहार से बचे लोगों के समूहों ने युद्ध अपराधियों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार का विरोध किया। पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहे जर्मन यहूदी समुदाय ने चिंता व्यक्त की कि ये कब्रें नवनाजी समर्थकों के लिए तीर्थ स्थल बन सकती हैं। दूसरी ओर मारे गए लोगों के कुछ रिश्तेदारों ने कब्रों पर नाम अंकित करने के अधिकार की मांग की। समाधान एक अजीब समझौता था। शवों को अलग अलग भूखंडों पर दफनाया जाएगा, लेकिन उन पर कोई नाम नहीं लिखा जाएगा। कुछ कब्रों पर केवल लकड़ी के छोटे छोटे क्रॉस ही लगे होते थे, जिन्हें उनके रिश्तेदारों द्वारा विशेष रूप से अनुरोध करने पर खरीदा जाता था। ग्रीस को इनमें से एक क्रॉस मिला, जिसका भुगतान एक बहन ने किया जो हमेशा से ही इस बारे में कम ही बात करती थी और कभी भी सार्वजनिक रूप से ग्रीस के बारे में बात नहीं करती थी। अधिकारी प्रत्येक कब्र के सटीक स्थान के बारे में अनौपचारिक जानकारी को नियंत्रित नहीं कर सके। अफवाहों, लीक हुई सूचनाओं और कब्रिस्तान के पूर्व कर्मचारियों द्वारा रखे गए मानचित्रों के माध्यम से नवनाजी समूहों ने उस स्थान की पहचान कर ली जहां इरमा स्थित था। 1960 के दशक के अंत और 87 के दशक के प्रारंभ में फूल, निषिद्ध प्रतीकों वाले छोटे झंडे और हस्तलिखित नोट समय समय पर दिखाई देने लगे। कुछ अतिवादी हलकों के लिए ब्यूटी एंड द बीस्ट एक शहीद बन गया था, विजेताओं द्वारा लगाए गए दंड का शिकार। यह परेशान करने वाली घटना संघर्ष पश्चात समाजों में एक आवर्ती पैटर्न को दर्शाती है। अपराधियों का राजनीतिक प्रतीकों में रूपांतरण, सीमांत प्रकाशनों, गुप्त पैम्फलेटों और बाद में इंटरनेट मंचों के माध्यम से ग्रेस की छवि को विकृत किया गया। उसके अपराधों को कम कर दिया गया। राहत देने वाली परिस्थितियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। ऐसी कहानियां घड़ी गईं जिनमें उन्हें एक बलिदानी युवा देशभक्त के रूप में दिखाया गया। इस उभरते पंथ के जवाब में जर्मन अधिकारियों ने कड़े कदम उठाए। 1985 में एम वेहल सेक्टर से सभी लकड़ी के क्रॉस हटा दिए गए। क्षेत्र को समतल कर दिया गया और एक समान घास से ढक दिया गया, जिससे कोई भी दृश्य संदर्भ समाप्त हो गया। प्रत्येक कब्र के सटीक स्थान को दर्शाने वाले आधिकारिक अभिलेख गोपनीय थे। इरादा स्पष्ट था, एक प्रशासनिक विस्मृति पैदा करना जो नव फांसीवादी सम्मान में बाधा उत्पन्न करे। हालांकि इस निर्णय से इतिहासकारों और ऐतिहासिक स्मृति विशेषज्ञों के बीच बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि इन कब्रों को जानबूझकर मिटाना एक प्रकार की सामूहिक चोरी है। यह न केवल प्रतीकों को मिटाने का प्रयास है, बल्कि यह इस बात पर भी आवश्यक चिंतन है कि किस प्रकार आम नागरिक अपराधी बन गए हैं। अन्य लोगों ने इस उपाय का बचाव करते हुए कहा कि यह अपराधियों के महिमा मंडन को रोकने के लिए आवश्यक है। परिणाम स्वरूप विरोधाभास दिलचस्प है। जबकि ग्रीस के भौतिक अवशेषों को जानबूझकर छिपा दिया गया, उसकी आकृति लोकप्रिय और शैक्षणिक संस्कृति में उपस्थिति दर्ज कराती रही। वृत्तचित्रों, पुस्तकों, विशेष लेखों और काल्पनिक कृतियों ने उनके मामले को विभिन्न कोणों से खोजा। कई लोगों के लिए वह मानव स्वभाव से जुड़े परेशान करने वाले प्रश्नों का प्रतीक थीं। एक सामान्य सी दिखने वाली युवती कैसे एक क्रूर अत्याचारी में बदल गई? क्या यह असाधारण परिस्थितियों का परिणाम था या हर किसी में मौजूद अंधेरे क्षमताओं का रहस्योद्घाटन? इरमा ग्रेस के व्यक्तित्व का विश्लेषण विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोणों से किया गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यह पता लगाते हैं कि कैसे उनके दर्दनाक बचपन, मातृ आत्महत्या, एक सत्तावादी पिता के साथ संघर्षपूर्ण संबंध ने उनमें ऐसी कमजोरियां पैदा की जिनका नाजी विचारधारा ने फायदा उठाया। नारीवादी विश्लेषण इस बात की जांच करते हैं कि किस प्रकार शासन ने अन्य मनुष्यों के वर्चस्व के आधार पर उनके जैसी महिलाओं को एक विशेष प्रकार का विकृत सशक्तिकरण प्रदान किया। अधिनायकवाद पर किए गए अध्ययन इसे एक आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार वैचारिक प्रणालियां व्यक्तियों के नैतिक दिशा निर्देशों को पूरी तरह से बदल सकती हैं। दार्शनिक हन्ना अरेंट ने एडोल्फ एचमैन के विश्लेषण के माध्यम से अपने जैसे मामलों को समझने के लिए वैचारिक उपकरण प्रदान किए।
बुराई की सामान्यता की अवधारणा, यह विचार कि नौकरशाही प्रणालियों के भीतर आदेशों का पालन करने वाले सामान्य लोगों द्वारा अत्यधिक अत्याचार किए जा सकते हैं, ग्रीस के व्यवहार के पहलुओं को उजागर करता है। आइकमन की तरह उसमें भी पहले से कोई रोगात्मक परपीड़न या स्पष्ट विकार के लक्षण नहीं दिखे। उनकी बुराई यातना शिविर के पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ही उत्पन्न हुई और विकसित हुई। स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग के लिए जाने जाने वाले मनोवैज्ञानिक फिलिप जिम्बार्डो ने ग्रीस जैसे मामलों का उपयोग लूसीफर प्रभाव के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए किया कि कैसे पूर्ण शक्ति की स्थितियां मानव व्यवहार को बदल देती हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार यह असाधारण व्यक्तिगत गुण नहीं थे, बल्कि नाजी व्यवस्था की संरचनात्मक परिस्थितियां थीं, जिन्होंने एक साधारण युवती को यातना देने वाली में बदल दिया। 1995 में उनकी फांसी के 50 साल बाद एक विवादास्पद प्रस्ताव सामने आया। नाजी युद्ध अपराधियों के अवशेषों को किसी अज्ञात स्थान पर, संभवतः समुद्र में, ले जाया जाए। समर्थकों ने तर्क दिया कि इस उपाय से तीर्थयात्री कब्रों की समस्या स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगी। विरोधियों का मानना था कि यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पुनरावलोकनवाद होगा, जो न केवल शवों को मिटाने का प्रयास होगा, बल्कि उन मुकद्दमों के भौतिक साक्ष्यों को भी मिटाने का प्रयास होगा जिनसे उनका अपराध सिद्ध हुआ था। अंततः प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन बहस से यह पता चला कि दशकों बाद भी यह मुद्दा अभी भी खुला हुआ है।